उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। किसान भाई बहनों, आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं धान के बारे में। धान बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और साथ ही राज्य की खाद्य सुरक्षा और कृषि अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2024-25 में बिहार में लगभग 99,34,000 टन धान का उत्पादन हुआ, जो राज्य के कुल अनाज उत्पादन में 40% से भी अधिक है। अगर हम इन सारी बातों को समझें तो धान हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में धान की उच्च उपज भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। उच्च उपज प्राप्त करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे किसान भाई बहन उन्नत किस्मों का चयन करें। साथ ही स्वस्थ और मजबूत फसलों के लिए पौधशाला प्रबंधन भी बहुत ज़रूरी है। तो इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर श्रुति सुमन। मैम, आप हैं सहायक प्राध्यापिका शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद उमा। सबसे पहले मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की खेती में पौधशाला प्रबंधन एक आवश्यक अंग है और ऐसा कहा जाता है कि अच्छी फसल की शुरुआत ही अच्छी पौधशाला से होती है। यदि पौधशाला में वैज्ञानिक तरीके से बीज का चयन, पोषक तत्वों का प्रबंधन, सिंचाई तथा कीट रोग नियंत्रण किया जाए तो स्वस्थ एवं सशक्त पौध तैयार होते हैं और ऐसी पौध मुख्य खेत में रोपाई के बाद अच्छी तरह से स्थापित होती है, अधिक कल्ले भी बनाती है तथा अंततः अधिक उपज भी प्रदान करती है। इसलिए किसान भाइयों, हमारे लिए पौधशाला का प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। मैम, अभी तो आपने बताया कि पौधशाला का प्रबंधन ज़रूरी क्यों है, लेकिन हम बात करते हैं अब पौधशाला के लिए खेत का कैसे चयन करना चाहिए। तो किस तरीके से हमारे किसान भाई बहन पौधशाला के लिए खेत का चयन कर सकते हैं? पौधशाला के लिए समतल, उपजाऊ और सिंचाई की सुविधा वाले खेत को चुनना चाहिए। अगर जो है हमारे पौधशाला का खेत मुख्य खेत के पास हो तो रोपाई में सुविधा होती है। साथ ही साथ धान में जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। धान की खेती के लिए जल निकास की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। तो हमें वैसे खेत का चयन करना चाहिए जहाँ पे कि वाटर लॉगिंग भी ना हो। अगर मैम 1 हेक्टेयर में रोपाई की बात करें तो 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की ज़रूरत होती है? 1 हेक्टेयर में हमें रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र जो है वो पर्याप्त होती है। और बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सामान्यतः सामान्य किस्मों के लिए 20 से 30 केजी बीज पर हेक्टेयर बीज दर होना चाहिए और संकर धान यानी कि जो हमारी हाइब्रिड धान है उनके लिए 15 केजी पर हेक्टेयर का बीज दर पौधशाला के लिए पर्याप्त होता है। जी मैम, और बीजोपचार बहुत ज़रूरी होता है, तो किस तरीके से बुआई से पहले बीजोपचार करना चाहिए? उमा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बुआई से पूर्व बीजोपचार करना जरूरी है क्योंकि बीज उपचार से बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और साथ ही साथ अंकुरण अच्छा होता है। इससे पौध गलन, झुलसा और अन्य रोगों का प्रकोप भी कम होता है। तो बीजोपचार करने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम नमक के घोल से बीज का उपचार कर सकते हैं। इसे लवणीय जल उपचार भी कहते हैं। लवणीय जल उपचार के लिए हमें 1.65 केजी सादे नमक को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना लेना चाहिए और इस घोल में बीज को डालकर अच्छी तरह से हिला देना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ एवं भारी बीज जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के खराब और हल्के बीज ऊपर तैरने लगते हैं और फिर ऊपर तैरने वाले हल्के एवं खराब बीज को हम बर्तन से हटा सकते हैं और शेष डूबे हुए बीज को हमें फिर से शेष डूबे हुए बीज जो डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं और उन्हें हमें फिर से 2 से 3 बार पानी में धोकर छाया में सुखा लेना चाहिए ताकि इस बीज में नमक का कोई अंश ना रहे। तो इस तरह से हम लवणीय घोल बनाकर बीज का उपचार करते हैं। इसके अलावा हम रासायनिक बीजोपचार भी कर सकते हैं। रासायनिक बीजोपचार के लिए हमें सबसे पहले फफूंदीनाशी से उपचार करना चाहिए।
फफूंदीनाशी यानी कि फंगीसाइड जो है वो हमें बेविस्टिन 1 ग्राम या फिर कैप्टन या थीरम ये 2.5 ग्राम पर केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। जीवाणुनाशी दवा से उपचार हेतु स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या फिर एग्रीमाइसिन हमें 2.5 ग्राम दवा जो है उसका 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 10 केजी बीज हेतु प्रयोग करना चाहिए। और इन उपचारित बीजों को हमें भींगे बोरी में रखकर 36 से 48 घंटों तक अंकुरित कराना चाहिए। और इस दौरान ये जो जिस समय हम उपचारित बीज को भींगे बोरी में रखते हैं, इस दौरान हमें बीच बीच में बीज पर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। जी मैम। और अगर हम पौधशाला की तैयारी की बात करें तो किसान भाई बहन धान की खेती के लिए पौधशाला की तैयारी कैसे कर सकते हैं? पौधशाला की तैयारी यानी कि जो है हमारा नर्सरी जो है धान के लिए 3 प्रकार से इसकी नर्सरी बनाई जाती है। वेट बेड मेथड, ड्राई बेड मेथड और डैपोग मेथड। वेट बेड मेथड यानी कि जो है वहाँ पे जनरली वहाँ पे प्रेफर किया जाता है जहाँ इरिगेटेड कंडीशन हो, यानी कि जहाँ पे जल सिंचाई की सुविधा हो। और ड्राई बेड मेथड जहाँ पे पानी की कमी हो वहाँ पे ड्राई बेड मेथड। और डैपोग मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ रेजिंग सीडलिंग्स है जो कि हमारे देश में फिलीपींस से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसकी खासियत ये है कि ये 1 हेक्टेयर के लिए इसमें कम एरिया में ही नर्सरी देना होता है, जैसे कि बस 25 से 30 मीटर स्क्वायर एरिया में ही हम 1 हेक्टेयर के लिए इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। पर हमारे बिहार राज्य में ज़्यादा हमारे गीली नम विधि यानी कि वेट बेड मेथड का प्रचलन ज़्यादा है। तो इस विधि से जब हम करेंगे तो इसके लिए हमें पौधशाला को तैयार करने के लिए बिचड़ा तैयार करने की प्रक्रिया जो है हमें इसमें ऐसे करने चाहिए कि हमें पौधशाला की तैयारी अच्छी तरह कदवा करके तथा खेत को समतल करके करना चाहिए। इसके लिए खेत में पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करें, यानी कि 2 to 3 प्लॉइंग्स करना चाहिए। और ताकि मिट्टी जो है हमारी कादो युक्त हो जाए और उससे खरपतवार जो है वो भी नष्ट हो जाते हैं। आखिरी जुताई के बाद जब हम 3rd प्लॉइंग करते हैं तो आखिरी जुताई के बाद हमें उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करना चाहिए। जब मिट्टी की सतह पर पानी ना रहे तो फिर हमें जो है 1.5 मीटर चौड़ी लंबी क्यारी बनानी चाहिए ताकि बुआई, निराई और सिंचाई की विभिन्न शस्त्र क्रियाएं आसानी से की जा सके। और इन 2 क्यारियों के बीच में हमें 30 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनानी चाहिए ताकि उस नाली से हम वहाँ पर खड़े होकर आसानी से हम खरपतवार नाशी आदि का उपयोग कर सके और सिंचाई की क्रिया भी वहाँ पे कर सकें। इसके बाद पौधशाला में हमें बीजोपचारित एवं अर्ध अंकुरित बीज को कदवा के ऊपर समान रूप से छींट देना चाहिए और शुरू में मिट्टी को केवल गीला रखें। जब हम उसको बीज को छींट देते हैं तो उसके बाद खेत में सिंचाई कर पहले जो है हमें पानी का 1 से 2 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल रखना चाहिए और बाद में 4 से 5 सेंटीमीटर तक खेत में पानी को बनाए रखना चाहिए। और इस बात का हमें हमेशा किसान भाइयों आप लोगों को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बिचड़े पानी में डूबे नहीं। और मैम अगर हम पोषक तत्व प्रबंधन की बात करें तो पोषक तत्व प्रबंधन कैसे करना चाहिए? 1000 मीटर स्क्वायर की नर्सरी में हमें सबसे पहले पोषक तत्व प्रबंधन के लिए 1.5 टन गोबर खाद या 200 से 300 केजी केचुआ खाद को बुआई के 10 से 15 दिन पहले डालना चाहिए ताकि मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़े तथा बिचड़े उखाड़ते समय दिक्कत ना हो। फिर 1000 मीटर स्क्वायर में बीज की बुआई के पूर्व 5 केजी नाइट्रोजन, 5 केजी फॉस्फोरस और 5 केजी पोटास को समान रूप से छिड़क देना चाहिए, को क्यारी में सामान्य रूप से छिड़क देना चाहिए। और फिर हमें बीजों को बहुत ज़्यादा अधिक गहराई में नहीं बोना चाहिए और बीज को अधिक घना भी ना गिराएं। 20 से 30 ग्राम पर मीटर स्क्वायर बीज की मात्रा इसके लिए उपयुक्त होती है। और अगर हम ज़्यादा घना बीज गिराते हैं तो इससे बिचड़े जो हैं वो पतले और कमज़ोर होंगे। और इसके साथ साथ ही पौधशाला को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए ताकि जड़ों का समुचित विकास हो एवं बिचड़े स्वस्थ और मजबूत हों। इसके अलावा जो हमारी नर्सरी है उसमें कीट व्याधि का भी नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ वैसे खेत जिसमें जिंक की कमी हो उसमें हम तीसरे सप्ताह में जिंक सल्फेट का छिड़काव कर सकते हैं। इस हेतु प्रति हेक्टेयर 5 केजी जिंक सल्फेट को घोल को 2.5 केजी चूना के घोल के साथ मिलाकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
छिड़काव अगर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे जगह पे जहाँ पे ये छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे बिचड़ों को उखाड़ने के बाद भी रोपाई के पहले 2% जिंक के घोल में डुबाकर उपचारित कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम नर्सरी में पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं। मैम, अब अगर रोपनी की बात करें तो बिचड़े रोपनी के लिए किस समय पर तैयार हो जाते हैं? रोपनी के लिए सामान्यतः 3 सप्ताह के बिचड़े, जिसमें कि 4 से 6 पत्तियां आ जाती हैं, वो अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जो है अलग प्रभेद के अनुसार बिचड़ों का जो है समय अलग अलग होता है। तो जहाँ पर हम बात करेंगे जो शीघ्र पकने वाली प्रभेद होती है, जो कि हम ऊपरी ज़मीन यानी कि अपलैंड में लेते हैं, वो जैसे कि इस प्रभेद में एग्जाम्पल में आप जानते होंगे सबौर, दीप, सहभागी, शुष्क सम्राट, इन प्रभेदों का बिचड़ा जो है जब वो 20 से 22 दिन का हो जाता है तब तैयार होता है। जबकि मध्यम जमीन हेतु और जो यानी कि मीडियम लैंड और जो मध्यम अवधि में पकने वाले ऐसे प्रभेद होते हैं, वो जैसे कि राजेंद्र श्वेता, सबौर अर्ध जल, इनका बिचड़ा जो है 25 से 30 दिन का समय लेता है। फिर निचली जमीन हेतु देर से पकने वाली प्रभेद जो होते हैं, उनमें सबौर श्री, राजेंद्र मैसूरी वन, स्वर्णा सब वन, इनके लिए जो है 25 से 30 दिन का बिचड़ा लेना चाहिए। तो किसान भाई बहन, मैम के द्वारा बताई बातों का ध्यान रखें और धान की अच्छी पौधशाला तैयार करें ताकि आपके धान की फसल भी निरोगी और स्वस्थ हो। तो मैम, आपने जो जानकारी दी, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी उपयोगी साबित होगी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उमा। किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले ख़ास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि।